नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारी पुलिस की दुस्साहस की कोई सीमा नहीं है और ये दुस्साहस की सीमा भी पुलिस ही तोड़ती है, नई नई सीमाएं बनाती रहती है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में जो हुआ है उसे देखने समझने के लिए अमेरिका जाना पड़े, इससे दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है। किसी पर भी झूठी आतंकी धाराएं लगा देना, 10 से 20 साल तक जेलों में सड़ा देना, फर्जी एनकाउंटर कर देना, इन सब कामों को हमारी पुलिस से बेहतर कोई नहीं करता है। और ये काम भी हमारी ही पुलिस बेहतर तरीके से करती है कि अपने एक अधिकारी देवेंद्र सिंह को दिल्ली में आतंकवादी धमाका करने की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार करती है और 1 साल बीत जाने के बाद भी चार्जशीट दायर नहीं कर पाती और चार्जशीट दायर नहीं करने के कारण देवेंद्र सिंह को रिहा कर दिया जाता है, जमानत दे दी जाती है। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस के अनगिनत भाषण कहीं पड़े होंगे, गिरे पड़े होंगे, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये कोई अकेले उदाहरण नहीं है। जयराम और बिनिक्स के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे कहने और सुनने का आप और हम फर्ज तो अदा कर ही सकते हैं, यकीनन ये जानते हुए भी कि होना कुछ नहीं है। जयराज की उम्र 58 साल की थी और उनके बेटे बिनिक्स की 31 साल की। जयराज मोबाइल फोन की दुकान चलाते थे। 18 जून की शाम 7:30 बजे सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन उनकी दुकान पर पहुंचकर शटर गिराने को कहता है। बिनिक्स मान जाता है। सब इंस्पेक्टर के जाने के बाद जयराज आते हैं और पूछते हैं कि पुलिस ने क्या कहा। इस पर जयराज कहते हैं कि दुकान तो 8 बजे बंद करनी है। वहां पर मौजूद एक पुलिस वाला कथित रूप से सब इंस्पेक्टर को जयराज की बात के बारे में बताता है। सब इंस्पेक्टर को लगा कि जयराज ने उसे गाली दी है। पहले भी जयराज और बालाकृष्णन के बीच कहा सुनी हुई थी। बालाकृष्णन ने जयराज से फ्री में मोबाइल फोन मांगा था जो नहीं दिया। 19 जून की शाम को बालाकृष्णन दुकान पर फिर आता है पुलिस की गाड़ी में। जयराज से पूछता है कि उसने कुछ कहा है तो जयराज इनकार कर देता है। बालाकृष्णन जयराज को गाली देता है और कॉलर पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बिठा लेता है। सांताकुलम पुलिस स्टेशन ले जाता है। बिनिक्स का दोस्त भागकर उसके पास आता है कि तुम्हारे पिता को पुलिस थाने ले गई है। बिनिक्स अपने दोस्तों के साथ थाने पहुंचता है। उसे थाने के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। पुलिस जयराज को मारने लग जाती है। थाने के बाहर खड़ा बिनिक्स अपने पिता को पीटते देखते सह नहीं पाता है। बिनिक्स और उसके दोस्त थाने के भीतर चले जाते हैं। कहते हैं कि गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन लेना है ले लीजिए, लेकिन बीमार पिता को छोड़ दीजिए, हम दुकान समय सीमा के बाहर नहीं खोलेंगे। पुलिस ने बिनिक्स को धर दबोचा और बाकी दोस्तों को थाने से बाहर कर दिया। इन दोस्तों के नाम हैं रवि और मणिमरन। कहानी का एक पक्ष यह भी है कि बिनिक्स अपने पिता को मार खाते देखता है तो थाने के अंदर चला जाता है। सब इंस्पेक्टर के हाथ पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर श्रीधर को गुस्सा आ जाता है कि हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई। सबको मारने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर सभी को थाने से बाहर जाने को कहता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। दोस्तों को कॉलर पकड़कर थाने से बाहर फेंक दिया जाता है, मगर दोस्त वहीं टिके रहे। थाने के बाहर 7:30 से लेकर 10 बजे तक चीखें बाहर आती रहीं, हमें मत मारो, हमें बचा लो। द लीड में छपा है कि इंस्पेक्टर 2 लोगों को बुलाता है। ये 2 लोग बिनिक्स का हाथ पकड़ते हैं। 2 लोग उसके पांव फैला देते हैं। उसे दीवार से लगाकर मारा जाने लगता है। बाप को ज़मीन पर बिठा दिया जाता है। आगे और भी बहुत कुछ होता है। 10 बजे रात तक पिटाई चलती रहती है। सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन थक जाता है तो सब इंस्पेक्टर रघु गणेश मारने आ जाता है। रात 10 बजे के बाद पिता और पुत्र की आवाज़ थम जाती है। जब आवाज़ थम जाती है तो बाहर खड़े दोस्त जानने की कोशिश करते हैं कि भीतर क्या हुआ होगा। रात 11 बजे बाप बेटे की आवाज़ फिर से आने लगती है, इस बार पहले से कई गुना ज़्यादा। बिनिक्स के दोस्तों ने छुपकर खिड़की से जो देखा उसका हाल राहुल बता रहे हैं।
जो तमिलनाडु की मीडिया में अलग अलग अखबारों और वेबसाइट में छपे हैं। चश्मदीद गवाह रवि और मणिमारन, इन दोनों का यह कहना है कि रात के तकरीबन 10 बजे इन दोनों की चीखें कुछ थमती नजर आती हैं, लेकिन उसके 1 घंटे बाद यानी रात के 11 बजे इन दोनों की ही चीखें एक बार फिर सुनाई देती हैं। इस बार रवि और मणिमारन ये दोनों ठान लेते हैं कि ये जान लें कि अंदर इनके साथ हो क्या रहा है। वहाँ पर एक खिड़की के जरिए जब पुलिस थाने के अंदर देखा जाता है तो ये देखते हैं कि दोनों ही बाप बेटे को निर्वस्त्र किया गया है, नंगे वो लोग लेटे हैं और उनको 5 पुलिस वाले बर्बर तरीके से पीट रहे हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल भी शामिल थे। इन दोनों को खिड़की के अंदर से झांकता हुआ देख फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हरकत में आती है। इन दोनों को पुलिस थाने के कंपाउंड से भी बाहर फेंक दिया जाता है। बाकी के जो इनके दोस्त और रिश्तेदार थे, इन सभी को वहां से निकाला जाता है। तकरीबन 500 मीटर के आसपास भी, पुलिस थाने के 500 मीटर के आसपास भी इनको भटकने नहीं दिया जाता है। अगले दिन यानी 20 जून की सुबह, समय 6:15 से 6:30 बजे के आसपास, एक पुलिस वाला बाहर आता है, इन दोस्तों से ये कहता है कि अपनी कोई एक निजी गाड़ी का इंतजाम किया जाए, उस गाड़ी में इन दोनों को अस्पताल लेके जाना है। 6:30 बजे बेनिक्स और जयराज ये दोनों ही लड़खड़ाती हुई हालत में खून से लथपथ पुलिस थाने से बाहर निकलते हैं। जब ये दोस्त इन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं, वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं, उनसे बैठा नहीं जाता है। तब इनको पता पड़ता है कि जो इनके पीछे का हिस्सा है यानी मूलाधार है, उधर बहुत चोटें लगी हैं और वहाँ से खून रिस रहा है। इनको लुंगी दी जाती है और जैसे तैसे गाड़ी में बिठा के इनको अस्पताल पहुँचाया जाता है। समय हो चलता है 7 बजे। 7 बजे जो पुलिस वाला है जो इनके साथ गया है, वो वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर को ये कहता है कि इनका फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए। वहाँ का जो ड्यूटी डॉक्टर है वो इनको मना कर देता है, कहता है इनकी हालत बहुत ख़राब लग रही है, पहले मैं इनकी जांच करूँगा, उसके बाद ही इसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे। बेनिक्स का एक और दोस्त राजकुमार, उसका ये कहना है सुबह के 7 बजे से लेके 12 बजे तक बेनिक्स ने 7 लुंगियाँ बदली हैं। सुबह के 7 बजे से लेके 11:15 तक 3 दफ़ा इनके ब्लड प्रेशर की जांच करी गई, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं नीचे उतर रहा था। इनके दोस्त और परिजन ये गुहार लगाते रहे कि इनका इलाज शुरू कर दिया जाए, इनकी जो हालत है बेहद नाजुक बनी हुई है। वहाँ का पुलिस वाला जो था उसने ये कहा, ये चोट इन्होंने खुद ब खुद लगाई है, सड़क पर लौट के इन लोगों ने खुद को चोटें पहुँचाई हैं, ये बड़े ज़ख्म नहीं हैं, इनका खून खुद ब खुद रुक जाएगा, इलाज की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान पुलिस वाले डॉक्टरों के ऊपर दबाव बनाते रहे कि इनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए। डॉक्टरों ने 3 इंजेक्शन और कुछ दवाएं दी हैं, तब भी इनका खून का रिसाव नहीं रुका, ना ही इनका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आया। लेकिन डॉक्टरों ने मजबूरी में, दबाव में आकर इन लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। जैसे ही पुलिस वालों के हाथ ये फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, फौरन ही जयराज और बेनिक्स दोनों को ही लेकर सातानकुलम के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पी सरवणन के घर ये लोग पहुंचते हैं। रास्ते भर पुलिस वाले बेनिक्स और जयराज दोनों को ही ये धमकाते रहे, अगर तुमने मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी ज़ुबान खोली तो हम तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देंगे, हम तुमको जान से मार देंगे। पूरी रात जो इनकी पिटाई होती है, उस सदमे से ये बाहर ही नहीं निकल पाते हैं कि अगले दिन पुलिस वाले इनको धमकाना भी शुरू कर देते हैं। जैसे ही मैजिस्ट्रेट के घर ये लोग पहुंचते हैं, कुछ 5-6 पुलिस वाले बेनिक्स को घेर लेते हैं और कुछ 50 मीटर की दूरी से ही इनकी पेशी कर दी जाती है। मैजिस्ट्रेट ने दूर से ही इनको देखकर रिमांड ऑर्डर भी पास कर दिया। मैजिस्ट्रेट ने ना एफआईआर पढ़ा, ना इनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, ना उन पर गौर किया। रिमांड के बाद जब इन लोगों को कोविलपट्टी के सब जेल लेके जाया जा रहा था, जो कि 103 किलोमीटर दूर है, रास्ते में बेनिक्स ने अपने दोस्तों से कुछ बातें कहीं। बेनिक्स ने यह कहा, पता नहीं इन पुलिस वालों ने मुझे क्यों मारा, मैं बेकसूर हूँ, मेरा पूरा शरीर टूट चुका है, अंग अंग दुख रहा है, मेरी आत्मा मर चुकी है, मेरी माँ को इस तमाम चीज़ों के बारे में कुछ मत बताना, मेरी माँ का ख्याल रखना, क्योंकि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन एफआईआर में पुलिस की कहानी कुछ और है। पुलिस कहानी बना रही है कि 19 जून को उसके 2 सिपाही उस इलाके में पहुंचे पेट्रोलिंग करते हुए जहां पर जयराज की दुकान थी। कर्फ्यू का समय बीत चुका था, दुकान खुली हुई थी और बेनिक्स और उसके दोस्त वहां खड़े थे। समझाने पर भी नहीं माने, पुलिस को ही धमकी देने लगे और पुलिस के साथ मारपीट की। पुलिस को चोट आई, ये कहा कि पुलिस को जान से मार देंगे। कहां सुनी हो जाती है पुलिस और लोगों में, लेकिन कहानियां इस तरह से बनाई जाती है
मैंने पहले के भी एक कार्यक्रम में कहा था कि एफआईआर और चार्जशीट लिखने में हमारी पुलिस के पास जो साहित्यिक प्रतिभा है उसे हर साल बुकर प्राइज या साहित्य का नोबेल प्राइज मिलते रहना चाहिए। कुछ लोग नाराज हो गए थे इस सच्चाई को सुनकर, हालांकि मैंने इसमें अपनी ही पुलिस की तारीफ की थी कि उसकी इस काबिलियत पर दुनिया फिदा क्यों नहीं हो रही है। क्या मामूली कहासुनी हो जाने के बाद थानेदार और पुलिस मिलकर थाने में बंद कर बाप और बेटे को इतना मारेंगे कि मर जाएं दोनों? उनके साथ सेक्सुअल टॉर्चर किया जाए, यौन हिंसा की जाए, इस तरह से यातना दी जाए कि उनके मरने के बाद भी बिनिक्स की बहन और उसकी मां इन बातों को याद करके भी कभी चैन से सो ना सके। कितना बुरा और गहरा मानसिक आघात किसी के भी जहन पर पड़ेगा, ये जरा सोच लीजिए तो आपको अपनी पुलिस पर भी गर्व हो जाएगा। गर्व तो आप किसी भी बात पर कर लेते हैं, जैसे बिना कुछ किए हुए भी थाली बजा लेते हैं, तो गर्व करने में आप पीछे मत हटिए। लेकिन क्या ये पुलिस इस तरह की आलोचनाओं के बाद से भी सुधर जाएगी? चाहे कमल हसन बोले, चाहे विपक्ष बोले, क्या उसमें बदलाव आ जाएगा? ये हमको देखने की जरूरत है। 22 जून तक जयराज और बिनिक्स का पखाना, पेशाब सब बंद हो गया, पेट फूलने लगा, खाना बंद हो गया। जेल के अधिकारी अस्पताल ले गए। 8:30 बजे बिनिक्स की मौत हो जाती है। उसके 12 घंटे बाद 23 जून को 8 बजे सुबह पिता जयराज की मौत हो जाती है। इसी थाने से, यानी सांताकुलम थाने से 13 किलोमीटर दूर पुलिस महेंद्रन को इतना मारती है कि वो दम तोड़ देता है। महेंद्रन के भाई पर हत्या का आरोप था, वो फरार था, लेकिन पुलिस ने उसकी करतूत की सजा महेंद्रन को दी और इस कदर मारा कि कुछ दिनों के बाद वो जिंदा नहीं बच सका। इसी सांताकुलम थाने का ये रिकॉर्ड है। तमिलनाडु के अखबारों में इस बात की भी चर्चा है, जब पुलिस जयराम और बिनिक्स को लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गई तो क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ये नहीं देखा कि बाप और बेटे की हालत इतनी खराब है, उनके शरीर से खून बह रहा है। ये भी रिपोर्टिंग है कि पुलिस के लोगों ने बाप बेटे को घेर लिया। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भूमिका को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। कोर्ट ने भी कहा है कि जो जुडिशियल जांच की व्यवस्था की गई है उसमें पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। इसे कहते हैं पुलिस का अहंकार। तो सीबीआई को भी देकर या दे देने के बाद भी क्या इंसाफ हासिल होगा? ऐसी कितनी घटनाओं के बाद भी हम इंसाफ का इंतजार करते रहेंगे? ऐसी घटनाओं की होने की संभावना को हम कम से कम या मिटाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते हैं? Many are also raising questions about the role of the magistrate who remanded these two men, reportedly without meeting them, because the police kept these two men in a van, in a vehicle, claiming that it's COVID season, it's not safe. If only the magistrate had exercised rule of law, applied his mind, many say, he wouldn't have allowed this arrest, because it's only a petty offense, keeping the shop open for beyond the lockdown curfew time. And this would require no arrest. And he could have also verified whether there was any police brutality. It would have been an opportunity for the men to explain what they had suffered. And many are asking that the court should also now take action on this magistrate. So several questions, unanswered questions, but at the moment, the case is all set to be transferred to the CBI. उत्तर भारत के लोग पुलिस की इन यातनाओं से बेहतर तरीके से परिचित हैं। जब एक समाज के भीतर कानून और संविधान की समझ कमजोर पड़ जाती है तो उस समाज के भीतर के लोग फर्जी एनकाउंटर की गाथाओं पर तालियां बजाने लगते हैं, नेता की वाहवाही करने लगते हैं और ऐसे लोगों की तालियों के दम पर नेता अपना सीना फुलाने लगते हैं कि उन्होंने एनकाउंटर कर दिया। उससे संबंधित सवालों का जवाब देने की जरूरत वो किसी को नहीं समझते हैं। फरवरी 2017 में मुझसे मिलने अशोक की मां और बहन आई।
प्रवेश के पिता महेंद्र सिंह आए और जसबीर का भतीजा भी। 1996 के साल में दिवाली के 2 रोज पहले पुलिस ने अशोक, प्रवेश, जसबीर और जलालुद्दीन को उठाया और एनकाउंटर कर दिया। अखबारों में छपवा दिया गया कि हथियार के साथ अपराधी पकड़े गए हैं और एनकाउंटर कर दिया गया है। इस परिवार ने 20 साल अपने बच्चों के इंसाफ के लिए मुकदमा लड़ा है। 20 साल। सीबीआई का वो अफसर भी कर्तव्यपरायण रहा होगा। उसने अपनी जांच में इंसाफ किया और पाया कि जिन 4 युवकों को एनकाउंटर किया गया वो बदमाश नहीं थे। इनका एनकाउंटर प्रमोशन के लिए किया गया था। ये 15-15, 16-16, 17 साल के, ये 20 साल के, ये कहाँ से बदमाश हो गए? कब बदमाश हो गए? ये 15-16, 1400 की नौकरी करने वाले, चादर प्लेटफॉर्म में चादर छापने वाले, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। ये 20 साल का बहुत लंबा समय रहा। आईबी, सीआईडी, सीबीआई जांच सब हो गया है। अपराधी को तो सर वो पालते हैं वो लोग, सजा तो इनको, इन लोगों को मिलती है। हम इस लायक नहीं थे कि हम इतनी लंबी लड़ाई लड़ जाएंगे। सबको ये था कि गरीब आदमी ये लड़ाई लड़ने और एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। जो था हमारा वो तारीखों में इधर उधर आना जाना सब कुछ, मकान तक बिक गए, हमारी घर भी बिक गया। घर भी बिक गया हमारा। नहीं जी, हमें तो उम्मीद ये हुई बस जब तक हमारा साथ चलेगा हम तो लड़ेंगे ही। पुलिस वालों ने तो खूब जोर दिए जी मेरे पे। हाँ। 15 लाख ले ले, 10 लाख ले ले। मैंने पैसा नहीं लेने को बिल्कुल, मेरा तो लड़का मरा और पैसे ले लूँ। तारीख नहीं छोड़ी, इसके पिताजी चले गए। हाँ। दिन रोज तारीख लगी, दिन रोज तारीख पाई। हर तारीख पे गई। हर तारीख पर दिन रोज। तो ये नौजवान बिना किसी आरोप के, बिना किसी सबूत के मार दिया गया। उठाकर पुलिस वाले उठाए और इसे 3 साल की बेटी थी। 3 साल की इसकी बेटी थी। खिलौना को लाना मुझे दिखावे भी ना ऐसे तो। अच्छा अच्छा, ठीक अरे मेरे बच्चे, ठीक है माता जी। अरे भैया मेरे भैया खिला दे रे। इनके तो एक ही था लड़का, 3 बहनें हैं, अकेला ही था। ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर इसके बाद रुक गया। एनकाउंटर आज भी हो रहे हैं, टॉर्चर की खबरें आज भी आ रही हैं। एक ऐसे देश में जहां का मीडिया इतना डरपोक हो कि कुर्सी पर बैठा नेता नाराज हो जाएगा, इसलिए वो एनकाउंटर की खबरों की पड़ताल ही नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की घटनाओं पर नेहा दीक्षित और अन्य चंद रिपोर्ट के बाद मुख्य धारा की मीडिया ने अपनी सुविधा के हिसाब से इन खबरों से आंखें बंद कर ली, मुंह मोड़ लिया। 1991 की एक घटना है। यूपी के पीलीभीत में बस से उतारकर 10 सिखों को मार दिया गया, आतंकवादी बता दिया गया। 25 साल यह मुकदमा चला था। मारने वाला मारकर चला गया। बेशक 57 पुलिस वालों पर मुकदमा हुआ, जिनमें से 10 ट्रायल के दौरान ही दुनिया से चले गए। 47 पुलिसकर्मियों को सजा हुई। एक स्थानीय अखबार में खबर छपी थी कि बस में कुछ सिख परिवार तीर्थयात्रा पर निकले हैं, जिनमें से कुछ आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस ने एक बस को पकड़ा। इनमें औरतें भी सवार थीं। 12 जुलाई 1991 की रात बस पीलीभीत से गुजर रही थी। बस को रोका गया, मर्दों को उतारा गया। इन सभी को 3 अलग अलग एनकाउंटर में मार दिया गया। एनकाउंटर और टॉर्चर ये सिस्टम के तो पार्ट है ही, समाज का भी हिस्सा है। जनता के ज्यादातर वर्ग को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वर्ग दूसरे वर्ग से अपना हिसाब बराबर करने के लिए धर्म और जाति के आधार पर पुलिस का सहारा लेता है, पुलिस को सपोर्ट करता है और इस आधार पर बने माहौल का फायदा उठाते हुए पुलिस अपना हाथ साफ कर लेती है। इसी 26 जून 2020 को नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर ने एक सालाना रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में 2019 में टॉर्चर से हुई मौत के ऊपर सारे आंकड़े दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में 1731 लोगों की कस्टडी में मौत हुई, जिसमें से 1606 मौतें जुडिशियल कस्टडी में हुई, जबकि 125 मौतें पुलिस कस्टडी में। 2019 में हर दिन औसतन 5 मौतें कस्टडी में हुई हैं। पुलिस कस्टडी में जो 125 मौतें हुई हैं, उनमें से 93 मौतें टॉर्चर से हुई हैं। सबसे ज़्यादा 14 उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु और पंजाब में पुलिस कस्टडी में 11-11 लोगों की मौतें हुई, बिहार में 10,
मध्य प्रदेश में 9, गुजरात ओडिशा में 7-7। पुलिस कस्टडी में जो 125 लोगों की मौतें हुई हैं उसमें से 75 लोग यानी 60% गरीब घर से हैं, 17 लोग आदिवासी और दलित हैं, 15 मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। एनसीआरबी डेटा के हिसाब से 2009 से लेकर 2018 के बीच पुलिस कस्टडी में 982 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 395 केस की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी और 261 केस की जुडिशियल इंक्वायरी हुई है। हमने ये और पाया है कि जितने सारे कस्टोडियल डेथ है 60% के करीब जो पुलिस कस्टडी में मारा जाता है वो एक्चुअली गरीब, मुस्लिम माइनॉरिटी, शेड्यूल ट्राइब्स समुदाय का है। और जो ऑफेंस के लिए वो अरेस्ट किया जाता है वो बेसिकली चोरी का हो, बूटलेगिंग हो, छोटे छोटे मामले में जो पेटी ऑफेंसेस है उसमें पकड़ा जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि देश में जितने सारे लोग जो कस्टोडियल विक्टिम्स है उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो एक्चुअली माइनॉरिटी समुदाय का, दलित का और शेड्यूल ट्राइब्स का है। और समस्या इसमें ये और एक चीज़ है कि जब प्रोसिक्यूशन का बाद आता है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पुलिस के दबाव में आकर या सरकार के दबाव में आकर प्रोसिक्यूट नहीं कर पाते हैं। और जितने सारे विक्टिम्स हैं उनका फैमिली इतना गरीब है कि उनका पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि कोर्ट में जितने सारे प्रोसेस है उसको झेल सके और जो कल्प्रिट्स है उनको 20 साल या 25 साल के बाद प्रोसिक्यूट कर सके। वो जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी जो विक्टिम्स का रिलेटिव्स है, फैमिली मेम्बर्स है, उनका नहीं है। तो उसका चलते एक प्रॉब्लम आ गया वो कि इस देश में क्योंकि प्रोसिक्यूशन ही नहीं होता है उसका चलते कोई पुलिस ये जो ऑफिशियल्स है जो टॉर्चर करते हैं उनका मन में कोई डर नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश हुआ है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में 24 घंटे का अंदर जो एसपी है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो खबर देते हैं कि ये कस्टोडियल डेथ हुआ, लेकिन वो एक परफॉर्मेटरी हो गया क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आज तक किसी केस में इंटरवेन नहीं किया जिसमें वो एक कल्प्रिट पुलिस ऑफिसर को या पुलिसमैन को प्रोसिक्यूट कर सके। तो ये जो स्थिति है हिंदुस्तान में, हम खाली डाटा कलेक्ट करते रह गए, एनएचआरसी खाली डाटा कलेक्ट करते रह गए, जब प्रोसिक्यूशन का बारे आया है कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। तो इसका चलते जो 1993 से लेके आज तक जब से लेके एनएचआरसी डाटा कलेक्शन कर रहा है उससे ये साबित होता है कि टॉर्चर का कमी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट कंसिस्टेंटली उतने ही जो इंसिडेंट है टॉर्चर का इंसिडेंट वो चलते आ रहे हैं। दिल्ली दंगों की जांच से संबंधित एफआईआर और चार्जशीट की खबरें आप पढ़ ही रहे होंगे। जिन्होंने पिस्तौल हवा में लहराई, जिन्होंने गोली मारने के नारे लगवाए और देख लेने की धमकी दी, उनके नाम नहीं हैं कहीं पे भी। लेकिन जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी पर हाथ नहीं उठाए उनके नाम हैं। एक गर्भवती महिला को जमानत ना मिल जाने पर पुलिस तुरंत एक दूसरे मामले में याचिका दायर करती है और यूएपीए जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों पर धाराएं लगाई जाती हैं उसकी धारा लगा देती है। दिल्ली की इस तथाकथित जागरूक जनता को ही फर्क नहीं पड़ता वो अमेरिका क्या देखेगी। वो अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए हर समय कभी तमिलनाडु तो कभी अमेरिका का बहाना लेती है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पुलिस को अभी फर्क नहीं पड़ता है। एक समाज जब सड़ जाता है तो उसे अपनी सड़न से भी फर्क नहीं पड़ता है। उसकी दुर्गंध उसे सुगंध नजर आने लगती है। इसलिए तमिलनाडु की घटना को लेकर हमें अफसोस जरूर करना चाहिए, लेकिन यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इस देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। यह वीडियो दिल्ली दंगों के समय का है। पुलिस का बंदा ताने मारते सुना और देखा जा सकता है। जो नीचे गिरे हुए हैं वो बेसुध हालत में हैं। 8 पुलिसकर्मी चारों तरफ खड़े हैं। 2 दिन बाद इनमें से एक 24 साल के फैजान की मौत हो जाती है, दूसरे को गहरी चोट आती है, हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी एक भी पुलिस वाले के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है। यह भी साफ नहीं है कि इनमें से किसी की जांच भी हुई थी या नहीं। एफआईआर में पुलिस की भूमिका का जिक्र तक नहीं है। यही लिखा है कि हिंसा में ये लोग घायल हुए थे। एफआईआर में लिखा है कि फैजान ने डॉक्टरों को बताया कि भीड़ ने उसे मारा।
किस भीड़ ने मारा, उस मामले में कौन पकड़ा गया या नामजद हुआ है, किसी को पता नहीं। हम अपनी पुलिस की इस सच्चाई को बेहतर तरीके से जानते हैं। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसे भी किसी की परवाह नहीं है। राज किसी का हो, लेकिन पुलिस का व्यवहार एक सा होता है। पुलिस सुधार न्यूज़ चैनलों पर और अखबारों में चलने वाला एक निरंतर बोरिंग विषय है। इसमें शामिल होने वाले लोग अपनी एक बेकार शाम को टीवी में खपा कर चले आते हैं, दुकान चलाकर वहीं चले जाते हैं जिनकी कृपा से उन्हें जीवन में रिटायरमेंट के बाद कुछ और होना होता है। हो गया होता तो सुप्रीम कोर्ट का पुलिस सुधार को लेकर दिया गया आदेश 1 दशक से ज्यादा बीत जाने के बाद पूरी तरह से अमल में आ गया होता। जब कोविड-19 का दौर आया तब हमारी पुलिस को कई रियायतें मिल गई। हमने देखा कि पुलिस कैसे किसी गरीब को मुर्गा बनाकर मार रही है। हमने देखा कि कैसे पुलिस किसी को जमीन पर लेटकर लुढ़कने के लिए कहती है और मारती है। लेकिन हमें तकलीफ होती रही तो पॉजिटिव स्टोरी की डिमांड आ गई कि पुलिस गा भी तो रही है। गाने का दृश्य गुड फीलिंग देता रहा। लोग गाने वाले पुलिस की तस्वीर देखने लगे, मारने वाली पुलिस की तस्वीर से छुटकारा पा गए। अफसोस कि हमने कभी जनता की पुलिस नहीं बनाई। हमने कांग्रेस की पुलिस बनाई, हमने बीजेपी की पुलिस बनाई, हमने अमित शाह की पुलिस बनाई, हमने योगी की पुलिस बनाई, हमने नीतीश की पुलिस बनाई, हमने गहलोत की पुलिस बनाई, हमने कैप्टन की पुलिस बनाई, हमने इस नेता की पुलिस बनाई, उस नेता की पुलिस बनाई, मगर जनता की पुलिस नहीं बनाई। जब जनता ही जनता के खिलाफ बनने वाली इन प्रक्रियाओं में हिस्सेदार हो जाए या चुप रहे तो आप क्या कर सकते हैं? प्राइम टाइम ही देख सकते हैं। पुलिस के टॉर्चर के अनेक रूप होते हैं। एक फर्जी मुकदमा हो जाए तो सारी जिंदगी आप अदालत की दहलीज और थानों के चक्कर लगाते रहिए, इंसाफ पाते रहिए। 20 साल का था निसार जब बाबरी मस्जिद के ध्वंस की पहली बरसी पर हुए धमाके के आरोप में पकड़ लिया गया। 23 साल तक जेल में रहने के बाद निर्दोष रिहा किया गया। आतंक के फर्जी आरोप में 23 साल तक निसार को जेल में रहना पड़ा। 43 की उम्र में बाहर आया। एक बेकसूर को 23 साल जेल में रखने के आरोप में किसी को सजा नहीं मिली। कर्नाटक के गुलबर्गा के इस नौजवान को जांच एजेंसियां उठा ले गई थीं, उसकी पूरी जिंदगी ले गईं। इसके इंसाफ के लिए लड़ना भी आसान नहीं। वकील नित्या रामकृष्णन ने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। आजकल तो वकील लोग ही थाने के बाहर मारने चले आते हैं कि ऐसे आरोपी का कोई मुकदमा नहीं लड़ेगा। तो हमारा समाज एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो पहले से तय करता है कि इंसाफ किसे मिलेगा। तो जब 23 साल बाद जब मैं घर से जेल से निकला बाहर, तो मुझे तो एक कुछ एहसास ही नहीं था जिंदगी, मतलब पूरी मेरी जो लाइफ थी वो सब ब्लैकआउट हो चुकी थी। तो जब मैं बाहर निकला तो जब तक मैं घर नहीं पहुंचा मुझे मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं। जब घर पहुंचा तो जब माँ को देखा तो मुझे लगा कि यह तो मेरी माँ है। फिर मैं तब मेरे अंदर से जज्बात आया कि हाँ मैं जिंदा हूँ। फिर माँ को जब देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ भी जिंदा है, मेरा भाई भी जिंदा है, यानी मैं जिंदा हूँ, मैं मुर्दा नहीं। रवीश, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि 50% से कम केसेस में आईपीसी क्राइम्स में कन्विक्शन रेट है और स्टेट टू स्टेट बहुत वेरिएशन है। केरला में हाई है, बिहार में बहुत कम है और कई स्टेट्स में बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन एक ही एजेंसी करती है, जबकि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अलग होना चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि झूठे मुकदमे किसी के खिलाफ दायर करना अपने आप में एक बहुत गलत चीज़ है। वो एक ऑफेंस भी है, उसमें टॉर्ट में कंपनसेशन भी अवॉर्ड होता है। कोर्ट ने कई केसेस में कंपनसेशन अवॉर्ड किया। आजकल क्योंकि दिल्ली के राइट्स के बारे में जो चार्जशीट है उसका बहुत जिक्र है, और अभी ये तमिलनाडु में जो केस फादर और सन का हो गया कस्टोडियल डेथ का, इसलिए मैं आपको 2-4 केसेस दिल्ली के बता देता हूँ, फिर और केसेस बताता हूँ। धौला कुआं में 2005 जुलाई में ये कहा गया कि साहब वो रात में 1 और 2 जुलाई में इनकाउंटर हुआ और ये 4 लोग जो थे ये गुड़गांव से भागे थे
और ये टेररिस्ट थे, और फिर हमने इनको पकड़ लिया, और उसके बाद इनसे पता चला 3 और लोगों का, और AK-47 मिली, और मैगजीन मिली, कार्टिजेस मिले, हैंड ग्रेनेड मिले, और बाद में ये सब के सब लोग जो हैं ये एक्विट हुए। और उसमें जो एक्यूज गुलाम मोहिनुद्दीन डर था वो तो इन्वॉल्व था एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में, उसने सरेंडर कराया था बहुत से आतंकवादियों का, लेकिन उसको एक झूठे केस में पुलिस ने फंसाया, और कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर रविंदर त्यागी की बहुत आलोचना की इस केस में। प्रेमपाल का केस है, ये भी दिल्ली पुलिस का है। 18 केसेस 1991 से 2007 तक उसके खिलाफ चलते रहे। कोर्ट ने कहा कि वो इन केसेस की वजह से एक जिंदा लाश बन गया है, और न सिर्फ कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिटन माफी फैमिली से मांगने को की, बल्कि 5,62,000 रुपए का कंपनसेशन दिया। और आप केस देख लीजिए गिरजा प्रसाद का, इसमें डिविजनल बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो सब इंस्पेक्टर था उसको दोषी पाया कि उसने उमा शंकर के ऊपर, जिन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी किसी मुद्दे पर, झूठा केस फाइल किया। फिर इसरो के इतने बड़े साइंटिस्ट नारायण 22 साल तक हम उन्हें हैरेस करते रहे, 77 साल की उम्र में जाके इंसाफ मिला। उनके ऊपर 1994 में जो है जासूसी का इल्ज़ाम लगा दिया। CBI के CJM ने उन्हें डिस्चार्ज किया, स्टेट गवर्नमेंट ने दोबारा री इन्वेस्टिगेशन किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस री इन्वेस्टिगेशन को क्वैश किया। फिर 2011 में वो हाई कोर्ट गए, कोई उनके रिलीफ नहीं मिली। फिर 2010 में हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से एग्री किया कि नहीं, किसी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए का उनको कंपनसेशन दिया, और ये कहा ये झूठा केस था। हैदराबाद की मक्का मस्जिद का 2007 का केस ले लीजिए, दुकानदार, पान बेचने वाले, यूनानी मेडिसिन के स्टूडेंट, इन सारे लोगों पे, घड़ी रिपेयर करने वालों पे, इन पे केसेस चले। 16 लोग जो थे वो 2011 में जाके एक्विट हुए। परवेज अहमद राडू का केस ले लीजिए, 2014 का है, कश्मीरी रिसर्च स्कॉलर, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि वो जैश ए मोहम्मद से इन्वॉल्व है, और बाद में इवेंचुअली वो केस भी झूठा पाया गया। हुसैन गडगिली का केस ले लीजिए, 2014 का है। सूरत बम ब्लास्ट का केस है, 1993 में ये बम ब्लास्ट हुआ, 11 लोगों के ऊपर टाडा लगाया गया। 19 साल बाद इन सबको अदालत ने बरी किया। ये मैं रवीश आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत इस तरह के केसेस होते रहे हैं जिनमें गलत इन्वेस्टिगेशन हुआ, झूठे चार्जेस पे पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। आप देख रहे हैं दिल्ली की चार्जशीट में कि वो डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है उसका नाम आ जा रहा है, जो पैगामे मोहब्बत लिए दुनिया दुनिया में घूम रहे हैं उनका नाम आ जा रहा है चार्जशीट में। तो हम मैसेंजर को शूट कर रहे हैं, और इसमें होता क्या है कि अक्सर या तो उन लोगों के नाम पुलिस दे देती है जो मौके वारदात पे थे नहीं, या किसी ने जुर्म छोटा किया है लेकिन चार्ज बड़ा लगा दिया, यानी किसी में आपस में धक्का मुक्की हो गई, थोड़ा बहुत चोट वोट लग गई, उसके ऊपर आपने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 308 का चार्ज लगा दिया, कहीं पे आप 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगा देते हैं। तो जब आप ज़्यादा बड़े चार्ज लगा देते हैं, असलियत में काम छोटा हुआ था, तो ऐसे केसेस में फिर एक्विट हो जाते हैं। कई रेप के केसेस ऐसे हुए, दिल्ली का केस मुझे याद आ रहा है कि किसी ने, मेड ने ये कहा कि जो मेरा एम्प्लॉयर है उसने मुझे रेप किया। 3 महीने तक वो वहीं पे काम पे जाती रही, और अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा कि भाई ये इसने झूठा केस किया है। तो ये सारे मामलात को अगर हमें ठीक करना है तो लॉ कमीशन की 277th रिपोर्ट है रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन पर, उसमें बहुत से सजेशंस दिए गए हैं। उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। पुलिस को हमें एक प्रोफेशनल फोर्स बनानी चाहिए, और साइबर फॉरेंसिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक ज़्यादातर केसेस में हम ओरल एविडेंस पे जाते हैं, और अक्सर विक्टिम और गवाह पॉलिटिकल प्रेशर में या मजबूत पावरफुल अगर कोई मुजरिम है, एक्यूज्ड है, उसके प्रेशर में हॉस्टाइल हो जाते हैं। बड़े बड़े केसेस में बहुत गवाह जो हैं, सोहराबुद्दीन का केस ले लीजिए, वो हॉस्टाइल हो जाते हैं और केस खत्म हो जाता है, केस छूट जाता है। जयराज और बिनिक्स के साथ जो हुआ
वो इसी तरह के सभ्य समाज में हो सकता था जो हर दिन अपनी हकीकतों पर पर्दा डालकर खुद को सभ्य कहलाने में गर्व महसूस करता है। अगर आप ज्यादा बदलाव की बात करेंगे तो पुलिस को लगेगा कि बदला लेने की कोई बात हो रही है, कोई नया मौका मिल रहा है। आज की ही बात है, मेरठ की घटना है। ई रिक्शा वाले ने रास्ते से अपनी ई रिक्शा नहीं हटाई तो पुलिस वाले ने ई रिक्शा चालक शादाब को गोली मार दी। मुंह पे मार रहा था, पेट पर रख के चला दी, एकदम निकाली। एक बंदूक थी वाइट कलर की सफेद सी। यहाँ के रिक्शा वाला रुको, पीछे से वर्दी में पुलिस वाला जाओ और उसने पिस्टल निकाली और सटा के वो निभारी रबड़ की। रिक्शे वाला खड़ा हुआ था, सिपाही आया इधर से, उन्हें निकाली और मार के फिर मारी। जब मजदूर तालाबंदी के कारण बिहार और यूपी लौट रहे थे तो इन दोनों राज्यों में मजदूरों से संबंधित कई प्रकार की योजनाओं का ऐलान किया गया। बिहार में भी किया गया, यूपी में भी किया गया, लेकिन अब बिहार के मजदूर वापस लौटने लगे हैं। उन्हें लगा था कि उनके घरों के आसपास काम मिल जाएगा, मगर यहां भी भूखमरी और बेकारी इंतजार कर रही थी, इसलिए वो लौटने लगे हैं। हबीब और मनीष ने अपने कैमरे के जरिए आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की है। बिहार से अब लोग काफ़ी बड़ी संख्या में जो पिछले दिनों देश के अन्य भागों से आए थे वो अब वापस अपने काम की तलाश में जाने लगे हैं। हम फिलहाल मुजफ्फरपुर स्टेशन पर हैं। वहाँ काम है, फैक्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री में बुला भी रहे लोग, और वहाँ यहाँ काम नहीं तो यहाँ बेला बैठ करेंगे क्या हम लोग। यहाँ पे इतना दिन थे, काम मिला था? नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम क्या नहीं हुआ? मिला है, कोई काम नहीं मिला था। तो कैसे यहाँ कैसे गुजारा किए? यहाँ पे ऐसी अपना घर था, वैसे ही चल रहा था काम। नीतीश सरकार आप लोग को खाता होता में 1000 रुपया ये सब दिया था? कुछ नहीं, हम लोग को नहीं, कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला। यहाँ आप लोग को उम्मीद नहीं काम मिलेगा? यहाँ हमको कोई काम नहीं मिला अभी तक, ऐसे बेला ही बैठ के गुजारा किए बाल बच्चा को। आप लोग सब अपना परिवार को छोड़ के जा रहे हैं? हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ। ये बताओ यहाँ पे रहने में क्या तुम लोग को दिक्कत क्या था? हम लोग काम करेंगे तब तो हम लोग को कुछ खाना मिलेगा, रोटी मिलेगा, बिना काम के तो कुछ मिलेगा नहीं। जो हम लोग कमाए थे या कर्जा पैसा लेके खा लिए। हम फिलहाल मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन है, ये श्रमिक स्पेशल आप कह सकते हैं, और ये भाया सूरत होके जाती है। तो बहुत सारे लोग हैं इस ट्रेन में। अभी कोरोना का कहर जारी है, तब आप लोग क्यों जा रहे हैं? सर यहाँ पे कोई रोजगार कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे अब भूखा मरने से तो अच्छा है कि वहाँ पर चलो कुछ तो कम से कम तो वो होगा। यहाँ इतना दिन से कोई काम नहीं किया? यहाँ नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। नहीं, लेकिन नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि काफ़ी काम है। नहीं, कोई काम नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है। 5-6 महीने से बैठा हूँ महाराज, इसलिए उधर बुलाया है, आ जाओ, फिर जा रहा हूँ, भाड़ा उड़ा दे दिया। अभी गांव में मनरेगा इस सब में किसी में काम नहीं मिला? काम नहीं मिला है कुछ नहीं। सर यहाँ काम धंधा नहीं, इसलिए वहाँ सूरत जा रहे हैं काम करने शौचालय में। 6-7 महीने से मैं भी बैठा हूँ। बीमारी का डर नहीं है? अभी तो कोरोना का अभी तो चल ही रहा है। हाँ चल रहा है। क्यों जा रहे हैं? अब मजबूरी है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब कुछ नहीं करेंगे तो भूखा भी तो ऐसे भी तो क्या करेंगे, आप गरीब लोग हैं तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। रात में काम नहीं है ना, इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे काम की कोई सुविधा ही नहीं है।
इसके जॉब के लिए वहीं पे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि यहाँ पे काम होगा। नीतीश कुमार आप कहते हैं, लेकिन ऐसा सुविधा ही नहीं है। भूखे मरने से अच्छा है, कोरोना से मरने से अच्छा है कि भूखे मर जाए, उसके लिए क्या करना है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब तो नीतीश सरकार तो घर में तो आकर ये देखता नहीं है कि किसका कौन सा गरीब भूखे सोता है। यहाँ तो कोरोना से मरने के बाद भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं। तो भूखे मरने से अच्छा है कि जाके कोरोना से मरने से अच्छा है। नहीं, लेकिन ये बताओ कि जा रहे हो तो वहाँ पे काम की गारंटी है, काम मिल जाएगा, बुलाया गया है। आप लोग को लगता नहीं कि अभी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं आप लोग? क्या करें, 5-5 को परिवार को कौन खिलाएंगे, कितने दिन कर्ज लेके खिलाएंगे, तकलीफ तो वो भी है। आप लोग को लगता है बिहार में काम है या नहीं है? काम नहीं है इसलिए हम इतना आज इतना फैक्ट्री है, कहने की मतलब आज इतना फैक्ट्री है, चीनी मिल है, उद्योग है, ये जूट का है, कुछ एक भी फैक्ट्री अगर चालू रहता तो लाखों मजदूर क्यों जाता बा। रोजगार की तलाश में आए थे कि हम अपने गांव में आ जाएंगे तो कुछ रोजगार मिल जाएगा, लेकिन सर यहाँ हम कम से कम 25 दिन हो गया, लेकिन हमको कोई रोजगार मिला नहीं, तो वापस हमको फिर वही सूरत जाना पड़ रहा है। यहाँ हम तो 4 महीना से बैठे हुए और यहाँ कुछ काम मिला नहीं हमको, तो इसकी वजह से अभी जा रहे हैं वहाँ कुछ आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हुआ है। तो इस उम्मीद में जा रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो 2-4 पैसा कमाएंगे, यहाँ कुछ रोजगार नहीं, इसके लिए वहाँ जा रहे हैं। कुछ भी यहाँ मिल नहीं रहा है ना, तो कोई सुविधा मिलेगा तो परेशानी यहाँ पे और ज़्यादा जगह हो जा रहा है। क्या परेशानी यहाँ पे यानी खाने पीने के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ है। राशन कार्ड ये वो सब भी नहीं होता तो कुछ भी मिलता नहीं है, बोले जिसका राशन कार्ड है उसी को मिलेगा। सही है ना, आपका नाम जुड़ेगा, कब आएगा नहीं आएगा उसका कोई नहीं, लेकिन मनरेगा और ये प्रधानमंत्री का मिशन मोड में ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। सही है ना, ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। गाँव में 10 लोगों को मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। चलिए वहाँ